कॉकरोच के ऊपर। इसका साइंटिफिक नेम है पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। अब इसका पहले परिचय और वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले ये संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा में आता है और जो इसकी वर्ग है वो है इंसेक्टा। अब इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, चमकदार होते हैं और ये भूरे और काले रंग के भी होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होते हैं, ये चमकीले पीले भी होते हैं और लाल और हरे भी होते हैं। इनका आकार की बात करें तो ये 1.3 से 3 इंच तक रहते हैं, यानी कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना की जो वो है आकार है वो 34 से 53 मिलीमीटर तक हो सकता है। अब ये रात्रि सर्वभक्षी होते हैं, रात्रिचर होते हैं, यानी कि रातों में आते हैं, है ना, यानी कि जब रात हो जाती है तब ये खाना अपना ढूंढते हैं। और ये सर्वभक्षी होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं और ये धावक होते हैं, यानी कुर्सोरियल होते हैं। कर्सोरियल यानी कि ये तेज भागने वाले होते हैं, यानी ऐसे जीव जो बहुत तेज भागते हों। नम जगहों पर रहते हैं, है ना, इनका आवास। अब इससे क्वेश्चन एक आया था पिछले साल 1992 में। क्या आया था कि जो स्टेटमेंट टाइप आया था कि जो कॉकरोच है वो क्या है, वो रात्रिचर सर्वभक्षी है या नहीं, और उसका कारण आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बना था। अब इसकी बाह्य आकारिकी के ऊपर आए तो बाह्य आकारिकी मॉर्फोलॉजी में इसका कंकाल जो है वो, इसका शरीर किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। इनमें कटक होते हैं, इसका स्क्लेरिटीज बोलते हैं। कंकाल की प्लेटें होती हैं, है ना, कंकाल की प्लेटें इनमें होती है, कटक होते हैं। पृष्ठ में जो है, जो कंकाल की प्लेटें उन्हें पृष्ठक बोलते हैं, और जो अधर है जिसे वेंट्रल बोलते हैं उसे अधरक बोलते हैं, ठीक है ना। तो पृष्ठ वाले हिस्से को पृष्ठक और जो हमारे अधर में है, वेंट्रल में है, उसे अधरक। अब इसकी संधि झिल्ली होती है, यानी कि इनमें जो जोड़े रखती है इनको प्लेटों को, तो इसको प्लेटों को जोड़ने वाली पतली लचीली एक झिल्ली होती है, इसे संधि झिल्ली बोलते हैं। अब सिर और फिर इसी तरह से मुख उपांग, और फिर हम आगे बढ़ते हैं वक्ष पंख और पक्ष, यानी मॉर्फोलॉजी हम देख रहे हैं। सबसे पहले सिर के ऊपर आए तो इनका आकार जो होता है त्रिकोणीय होता है। स्थिति इनकी शरीर के जो है अक्ष के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री होती है ना, ये लंबवत होते हैं, यानी सिर जो अगर ऐसे है तो बॉडी इनकी इस तरह यानी 90 डिग्री पर रहता है सिर। निर्माण जो है इनका 6 भ्रूणीय खंडों के मिलने से होता है, अलग अलग 6 जो भाग होते हैं, है ना, वो इनके सिर को निर्माण करते हैं ना, बनाते हैं। गर्दन इनकी लचीली होती है, इसीलिए सभी दिशाओं में घूम सकती है। नेत्र इनके एक जोड़ी होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, एक जोड़ी, है ना। अब श्रृंगिका होती है इनमें, यानी एंटीने होते हैं जो कि झिल्ली युक्त सॉकेट से निकलते हैं और संवेदी ग्राही होते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे ये आगे आगे भगे और इनके जो श्रृंगिका यानी एंटीने वो किसी से लड़े तो ये अपनी दिशा मोड़ लेते हैं, यानी कि ये संवेदना ग्राही होते हैं। पीवाई की इससे एक आया था कि अगर कॉकरोच का सर हटा दिया जाए तो ये कुछ सप्ताह तक जो है जीवित रह सकता है। इसका कारण पूछा था, क्या है कि इसका कारण ये है कि तंत्रिका तंत्र का छोटा भाग तो सिर में होता है, बाकी का हिस्सा कहाँ होता है, शरीर में होता है। तो इस वजह से ये जो है जीवित रह सकते हैं सर का हटाने के बाद भी। अब मुख उपांग के ऊपर है, माउथ पार्ट्स के ऊपर है, तो इनमें मुख के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखो। इनका जो प्रकार है वो काटने और चबाने वाले होते हैं, ये, है ना, काटते और चबाते हैं। तो ये उपांग हम देखेंगे और उनके कार्य देखेंगे। इनमें एक होता है लेब्रम। ये लेब्रम जो होता है वो ऊपरी होठ को बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंडिबल होता है, भोजन पीसने वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। और मैक्सिला होता है, मैक्सिला इनका नीचे वाला हिस्सा होता है, मैंडिबल ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। हमारे में उल्टा होता है ये वाला केस। तो इनमें जो मैक्सिला है वो भोजन को पकड़ता है और मैंडिला जो होता है भोजन को पीसता है, ठीक है ना। और भोजन को पीसने का एक और चीज़ कार्य करती, कौन, पेशली, जिसे ग्रिजर्ड बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं, पीसने का जो है वो कार्य करती है। अब इनमें एक होता है लेबियम, वो निचला होठ होता है, ऊपर वाला होठ लेब्रम और निचला होठ लेबियम। अब इनमें एक होता है हाइपोफेरेनिक्स, ये क्या करता है, ये जीव की तरह कार्य करता है, यानी बीच में होता है उपस्थित और ये जीव के समान होता है। तो इसी से क्वेश्चन आया था कि भोजन को पीसने वाली संरचना कौन सी है। तो मैंने बताया एक तो ग्रिसनी है, गिजर्ड है, और एक हमारी कौन सी है, बेंटिबल है ना। अब हम आते हैं इनके वक्ष के ऊपर, थोरैक्स के ऊपर। तो थोरैक्स यानी ये 3 भागों में जो है विभाजित है ना। इनका जो पूरा थोरैक्स है, वक्ष जो है, ठीक है, एक है अग्रवक्ष, एक है मध्य वक्ष, एक है पक्ष वक्ष। अब वक्ष यानी क्या होता है, देखो अभी सिर हमने देखा, फिर वक्ष आया, है ना, और फिर हम उधर देखेंगे और एब्डोमेन देखेंगे। तो ये 3 भाग कॉकरोच के हो गए। तो वक्ष जो है वो भी किस में विभाजित है, एक प्रो, एक मीजो, एक मेटा, यानी अग्रवक्ष में, मध्य वक्ष में और पक्ष। अब
इनमें टांगे होती हैं 3 जोड़ी, यानी हर एक वक्ष में एक जोड़ी टांग होती है, यानी 6 टांगे होती हैं इनमें। इनके पंख के ऊपर बात करें तो इनके जो पंख है विंग्स जो है, एक होते हैं अग्रपंख और एक होते हैं पश्चपंख। अग्रपंख पश्चपंख जो है, हमारे अग्रपंख जो होते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो मध्य वक्ष यानी मीजो से निकले, इसलिए इसका नाम है मीजोथोराइसिस। और जो पश्चपंख पंख है वो मेटा यानी पक्ष से, पक्ष वक्ष से निकल रहे हैं, इसलिए इनका नाम है मेटाथोराइसिस। अब हमारे अग्रपंख जो है वो क्या है, यानी इनका जो नाम होता है, इनका नाम है टेगमीना। टेगमीना जो है इसे प्रवाल भी बोलते हैं। इसका लक्षण क्या है, यानी ये दिखते कैसे, ये अपारदर्शी होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं इनमें यानी एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, कि इनमें आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी होते हैं और ये गहरे रंग के होते हैं और चर्मील होते हैं। अब इनका कार्य क्या है, ये कार्य करते हैं कि विश्राम अवस्था में जो पश्च पंख है उनको ढकते हैं और उड़ने में कोई सहायक नहीं होते, ठीक है ना। उड़ने में कौन से सहायक है, पक्ष पंख, जिसे हम बोलते हैं मेटाथोराइसिस। इनका लक्षण क्या है, ये पारदर्शी, यानी ये है हमारे पारदर्शी, वो अपारदर्शी है, झिल्ली नुमा होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, उड़ने में सहायक होते हैं। पीवाईक्यू आया था कि टेगामीना जो है कहाँ से निकलते हैं, यानी कि हमारे अग्रपंख जो होते हैं, तो वो कहाँ से निकले, मैंने बताया था मध्य पक्ष से, यानी कि मीजो से, ठीक है ना। तो नर, और एक और क्वेश्चन था कि नर कॉकरोच के पंख उधर से आगे निकले होते हैं। नर के जो ये इसका क्या है, एक तरह का हम बोलते हैं इसको सेक्स डायमॉर्फिज्म है, कि इसका जो है जो नर होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनके पंख होते हैं वो उधर से भी जो है आगे की तरफ निकले होते हैं, तो इससे क्वेश्चन भी बना था। अब उधर की बात आते हैं, एब्डोमेन की बात आते हैं, तो खंड जो है नर और मादा, यानी इनमें खंड होंगे, उधर में भी है ना, तो ये जो है 10 खंडों से बने होते हैं, नर और मादा दोनों में। और इनकी संरचना की बात करें तो इनमें 10वें खंड पर एक होती है गुदीय लूम, एनल सर्काई बोलते हैं, और ये दोनों में होते हैं, नर में भी होता है मादा में भी होता है, और ये संवेदी होते हैं, ठीक है ना। अब स्कूदा शूक होती है इनमें एनल स्टाइल, जो कि सिर्फ, अब ये भी सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म के वो पार्ट है, ये सिर्फ इसमें होते हैं, नर में होते हैं, यानी केवल नर में होते हैं, और ये कहाँ से निकलते हैं, 9वें खंड से निकलते हैं। 10वें खंड पे जो एनल लूम है वो तो दोनों में है, गुदीय लूम, लेकिन एनल स्टाइल जो है, शूक जो है, वो सिर्फ किसमें, नर में होती है, और 9वें खंड पे निकल ली। अब मादा जनन कोष्ठ के ऊपर बात करते हैं, यानी जेनाइटल पाउच के ऊपर आते हैं मादा के, तो उसमें क्या होता है, देखो जो इनके जेनाइटल हिस्से होते हैं वो कहाँ से शुरुआत होती है, 7वें अदरक से, है ना, और 8वें और 9वें में। 7वां जो होता है इनका जो वेंट्रल है, अदरक है, वो कैसा होता है, नौकाकार होता है, ठीक है ना, यानी नाव के आकार का होता है। अब अग्रभाग उनके आगे बात करें तो वो मादा जनन छिद्र होगा, उनमें शुक्रवाहिका छिद्र होगा और श्लेष्म ग्रंथियां होंगी, यानी ये 3 हिस्से जो है मादा के जेनाइटल पाउच में आते हैं, ठीक है ना। जनन छिद्र होगा, एक शुक्रग्राही का छिद्र होगा और एक श्लेष्मा ग्रंथि होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब नर जनन कोष्ठ की बारी आ रही है, यानी उनके जेनाइटल पाउच में देखो यहाँ पर शुरुआत जो होती है 9वें और 10वें उसमें होती है, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर होते हैं, ये बिल्कुल उधर के एब्डोमेन के पश्च छोर पर रहते हैं, बिल्कुल आखिर में रहते हैं, ठीक है ना। और ये 9वें और 10वें पृष्ठक और 9वें अदरक में होते हैं, यानी कि इनके जो जेनाइटल पाउच है, जो भी जो सेक्स ऑर्गन्स है, वो कहाँ पर रहते हैं, 9वें और 10वें पृष्ठक और 9वें अदरक में, ठीक है ना, देखे जाते हैं। पीवाईक्यू से आ चुका है कि एनल जो सरकाई है, गुदीय लूम है, किस खंड पर होता है, तो वो 10वें खंड पर होता है, जो भी हमने देखा। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से एक सवाल आ जाएगा कि किस में होता है, तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉकरोच में क्या दर्शा रहा है, हमारा एनल स्टाइल जो सूक है वो एक तरह दर्शा रहा है। और इससे पहले हमने एक और चीज़ देखी थी, उनके जो नर के पंख जो होते हैं वो उधर से जो है और ज़्यादा निकले होते हैं, ठीक है ना, भाग से। अब तीसरा हम आ गए आंतरिक आकारिकी के ऊपर। अब अंदर के, यानी कि हमने मॉर्फोलॉजी देखी है, एनाटॉमी के ऊपर आते हैं। इनका पाचन तंत्र देखेंगे, देखो भाई इनमें पाचन तंत्र क्या है, इनमें पहला हम 3 भागों में इसको बांटा गया, एक फोरगट, एक मिडगट और एक हिंडगट, अग्रहात, मध्यात और पश्चात। तो पहले अग्रहात की बात करें तो उसमें एक क्यूटिकल की स्तर पूरी होती है, यानी कि पूरी एक क्यूटिकल की स्तर से बनी होती है हमारी अग्रहात, और जिसमें कैसे कैसे इसका क्रम होगा, पहले मुख में खाना जाएंगे इनकी, फिर ग्रसनी और फिर ग्रसिका, फिर उसके बाद क्या होता है, इनमें अनुपट होता है, जिसे हम क्रॉप बोलते हैं, और यही अनुपट में क्या होता है, भोजन जो है स्टोर होता है, संग्रह होता है। फिर आती है पेषणी गिजट, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो होता है इसका कार्य भोजन को पीसना होता है, क्योंकि इनके आंतरिक क्या होती है, 6 काइटिन युक्त दांत होते हैं, ठीक है ना, और ये वर्तुल पेशियां इनमें होती है बाहर बाहर की ओर। अब इनमें आते हैं मध्यदात, यानी पेषणी के बाद क्या आती है, मिडगट आती है। अब मिडगट जो है ना, और जो पेषणी है, तो वो उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी स्थिति के बीच में यकृत
यकृतीय अंधनाल यानी हेपेटिक कोइका मिलती है, ठीक, यानी कि यकृतीय अंधनाल मिलती है, हेपेटिक कोइका मिलती है, जिसकी संख्या 6 से 8 रहती है और इनमें पाचक रस होते हैं, है ना। इनका कार्य है कि पाचक रस होते हैं और ये कहाँ है, अग्र और मध्य आत्र संधि पर है, ठीक है ना, यानी पेशड़ी के बाद ही मान लो मध्य आत्र शुरू हो गई तो उसी के बीच में है ये। अब आते हैं हम किसके ऊपर, मध्य आत्र हो गई, अब हम आते हैं पश्च आत्र के ऊपर, हिंडगट। अब शुरुआत कहाँ से होती है, ये हमारी मध्य आत्र हो गई। अब उसके बाद हमारे क्या आता है, जिसे हम बोलते हैं इलियम, है ना। इलियम आता है, इलियम को हम क्या बोलते हैं, शुद्धांत बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, शुद्रांत्र, और फिर आता है हमारा वृद्धांत्र कॉलन, है ना। फिर उसके बाद रेक्टम आता है, मलाशय, और फिर गुदाद्वारा एनुस आता है। तो ये सारा जो है क्रम है ना। और फिर अब यहाँ पर मेलपीगी नलिकाएं होती हैं, कहाँ पर होती हैं मेलपीगी नलिकाएं, ये होती है हमारी शुद्रांत और वृद्धांत्र में, है ना। नहीं, मध्य आत्र में और पश्च आत्र के संधि स्थल पर, यानी ये जो रहती है ये हमारे इलियम जो हमारा शुद्रांत है और मध्य आत्र के बीच में, यानी कि पेशड़ी और मध्य आत्र के बीच में तो यकृतीय अंधनाल आ रही है, हेपेटिक कोइका आ रही है, और उसके बाद जो हमारी शुद्रांत्र और मध्य आत्र के बीच में क्या आ रही है, हमारी मेलपीगी ट्यूब्यूल्स नलिकाएं आ रही है। और ये मेलपीगी नलिकाएं जो होती हैं ये 100 से 150 होती हैं इनकी संख्या। उनकी संख्या कितनी थी यकृतीय अंधनाल की, 6 से 8 थी। इनकी 100 से 150 होती है और ये पीले रंग की होती है और इनका कार्य क्या, उत्सर्जन में सहायक होती है। इसी से पीवाईक्यू आ चुका है। एक तो आहार नाल का जो क्रम है उससे इनका सवाल आया है कि कॉकरोच का आहार नाल का क्रम क्या होगा, तो ये होता है हमारा मुख गुहा मान लो, और फिर ग्रसनी, और फिर ग्रसिका, फिर अनुपट, है ना, जिसे शस्त्र भी बोलते हैं और क्रॉप बोलते हैं अनुपट को, जहाँ पर भोजन स्टोर होता है। फिर पेशणी, इजर्ट, फिर मध्य आत्र, मिडगट, और फिर शुद्रांत, इलियम, और वृदांत, कॉलन, और मलाशय, रेक्टम, गुदाद्वार, एनस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं। और फिर एक है क्वेश्चन, यकृतीय अंतनाल जो है हमारी हेपेटिक कोइका जो है उसकी स्थिति कहाँ है, तो ये इसकी स्थिति है पेशड़ी और मध्य आत्र के संधि स्थल पर 6 से 8 संख्या में। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि मेलपीगी नलिकाएं की स्थिति है, तो ये मध्य आत्र और अपश्य आत्र जो है, जो इलियम से शुरुआत होती है शुद्धांत्र से, उसके संधि स्थल पर होती है। उनकी संख्या 100 से 150 होती है और रंग पीला होता है। अब हम आते हैं इनके परिसंचरण तंत्र के ऊपर। परिसंचरण तंत्र जो इंसेक्टा है इनका, यानी कि खुला ओपन सिस्टम होगा, ओपन टाइप होगा। रुधिर गुहा इनमें मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोकॉइल बोलते हैं। अब हीमोलिम्फ होगा इनमें, है ना। हीमोलिम्फ हमें मालूम है कैसा होता है, रंगहीन होता है, प्लाज्मा रंगहीन होता है, और हीमोसाइट्स कुछ होती हैं, ठीक है ना, यानी आरबीसी वगैरह नहीं होगी। अब आरबीसी नहीं है तो इनमें क्या होगा भाई, इनमें रक्त का परिसंचरण वगैरह के लिए क्या जो ऑक्सीजन का परिसंचरण है वो नहीं होगा। अब हृदय की बात करें तो हृदय जो होता है लंबी पेशीय नली होता है, और ये कहाँ पर होता है, मध्य पृष्ठ में रहता है, पीछे के भाग में यहाँ पर रहता है, मध्य पृष्ठ में, है ना, पृष्ठ के उसमें भाग में बीचम बीच रहता है, और 13 कक्ष का बना होता है ये, ठीक है ना। अब इसमें जो रक्त प्रवेश है वो किससे करता है, ऑस्टिया से प्रवेश करता है, और इनमें एल्डरी मसल्स होती है जो कि हृदय से जुड़ी होती है, ठीक है ना। अब श्वसन तंत्र की बात करें तो इनमें ट्रैकियल सिस्टम रहता है, हृदय से तो भाई श्वसन जाएगी नहीं, यानी खून से O2 वगैरह, तो यहाँ पर क्या रहता है हमारा ट्रैकियल सिस्टम, यानी श्वास नलिका तंत्र रहता है, यानी नलियाँ होती है इनमें जिससे डायरेक्टली विसरण होता है, ठीक है ना, डिफ्यूजन होता है। अब इनमें जो श्वास छिद्र होते हैं, है ना, ट्रैकियल सिस्टम जो होता है इनमें श्वास छिद्र होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं, स्पाइरिकल्स। तो जिसमें 10 जोड़ी स्पाइरिकल्स होते हैं, 2 तो वक्ष में रहते हैं और 8 जो है उधर में रहते हैं, ठीक है ना, वक्ष में, और 8 जो है उधर भाग में, ठीक है ना, बीच में, है ना, वक्ष में। और इस इनमें रहते हैं क्या बोलते हैं इसे, स्पिंक्टर्स, है ना, स्पिंक्टर्स, हाँ, स्पिंक्टर्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, खुलने और बंद होने का नियंत्रण करते हैं हमारे किसका, स्पाइरिकल्स का, ठीक है ना, यानी एक तरह की आवरण बना देते हैं जिससे बंद और खुलते हैं स्पिंक्टर्स, ठीक है ना। अब इनमें गैस विनिमय यानी डिफ्यूजन होता है। अब उत्सर्जन तंत्र के ऊपर बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी है, यूरिकोटैलिक है, यानी कि यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड। मुख्य अंग कौन सा है इनमें, मेलपीगी नलिकाएं उत्सर्जन तंत्र का, और सहायक अंग कौन से होते हैं, वसा पिंड होता है, वृक्काणु बोलते हैं, और यूरिकोस ग्रंथियाँ होती हैं इनमें, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें सहायक उसमें आते हैं, और मेन क्या है, मेलपीगी ने। इनसे क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी जो ग्रंथियाँ हैं वो कौन सी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, तो हमें याद रखना है किससे जुड़े हुए, हमारे कॉकरोच से, पेरिप्लिनर अमेरिकाना के से, कि इनमें जो है सहायक जो है वो कौन कौन सी है,
वसा हमारी क्या नाम है इनमें पिंड है और व्रकाणु है, और हमारी क्या यूरिकोज ग्रंथि है, और मेलपीगी ने लिखा है तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो फंक्शनल और जो सबसे ज़्यादा मुख्य जो अंग है। अब नाइट्रोजन बेस इनसे सवाल आया कि इनमें नाइट्रोजन बेस का तो यूरिक एसिड होता है। तंत्रिका तंत्र के ऊपर बात करें तो इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कैसे प्रकार का होता है, खंडीय गुच्छिकाओं के रूप में होता है, यानी कुछ कुछ गुच्छिकाएं इनमें मिलती हैं, ठीक है ना। स्थिति इनकी कहाँ पर होती है, अधर तल पर रहती है, यानी कि कहाँ पर, अधर तल पर, यानी आगे के हिस्से में यहाँ पर रहती हैं। अब थोरैक्स में यानी कि इनमें भी दो भाग हो गया, एक तो वक्ष में होती है, वो उधर में होती है, सिर में जो होती है, इनमें ब्रेन में एक एक रहती है ना। बाकी थोरैक्स में, वक्ष में 3 गैंग्लिया रहती है, गैंग्लिया मानी गुच्छिकाएं, और 6 हमारी जो रहती हैं एब्डोमेन में रहती है, ठीक है ना। अब हमारे यानी कि 9 हो गई, कुल 9 हो गई ना इनमें, और एक जो है कहते हैं ब्रेन में होती है, ठीक है ना। सुप्रा ओसोफेगिल क्या बोलते हैं इसे, ईसोफेजियल गैंग्लियन, तो ये हमारी क्या रहती है, ब्रेन में रहती है, इसलिए सर काटने के बाद जो ये जीवित रहती है, क्योंकि 9 जो गैंग्लिया वो हमारे पूरे शरीर में इनके रहती है। संवेदी अंग कौन कौन से, इनमें श्रृंगिका है, जो इनमें जो एंटीने रहते हैं, आँख है, मैग्जिली और जो मैग्जिलरी और लेबियल स्पर्शक रहते हैं इनमें, और गुदीय लूम है जो भी हमने देखे थे, जो 10वीं उसमें निकल लेते हैं। अब संयुक्त नेत्र होते हैं इनमें, यानी जो नेत्र होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, उनमें 2000 जो होता है ओमेटिडिया रहते हैं, यानी कि इनमें छोटे छोटे, एक बोलो मिरर टाइप की जो आंखें रहती हैं, 2000 उसमें रहती हैं इस तरह के लगी हुई, और जिसमें जो है उस ओमेटिडिया बोलते हैं, इसमें मोइजेक विजन दिखता है, यानी इनमें बहुत सारी चित्र दिखते हैं, जिससे इनमें रेजोल्यूशन कम होती है और इनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि अधिक सुग्रहिता होती है और कम विभेदन होता है, और इसी से सवाल आ चुका है मोज़ेक विजन से। जनन तंत्र की बात करें तो इनमें नर और मादा अलग अलग हैं। नर में जो वृषण जो होते हैं वो कहाँ शुरू होते हैं, वो होते हैं हमारे 6 से 6वें खंड पे, ठीक है ना। और मार्ग मार्ग जो होता है इनका, जो पूरा जनन तंत्र का नर का, वो होता है शुक्रवाहिका, फिर उससे शुक्राशय, फिर शखन शक्लनीय वाहिनी और मशरूम ग्लैंड्स, ये सारी कहाँ रहती है, 6 से 7वें खंड पे रहती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी स्खलनीय, हाँ स्खलनीय, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, स्खलनीय हमारी वाहिनी और मशरूम ग्लैंड्स होती हैं इनमें, और 6 से 7वें खंड पर ये उपस्थित होते हैं। अब बाह्य जनन इंद्रियों की बात करें तो वो गुनेनोफाइसिस बोलते हैं, गुनापोफाइसिस बोलते हैं उन्हें, जो बाहर के, जो मादा के अंदर अपने शुक्राणु डालेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, और इस तरह से जो चीज़ें होती है। और इस सवाल एक आ चुका है कि शुक्राणु जो होते हैं कॉकरोच में कहाँ संग्रहित होते हैं, वो होते हैं हमारे सेमाइनल वेसिकल्स में, यानी शुक्राशय में जो होते हैं वो संग्रहण होते हैं। अब मादा की बात करें तो इनमें अंडाशय जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, अंडाशय इसमें वृषण जो होते हैं वो 4 से 6 के बीच में थे, और 6वें खंड में थे, और यहाँ 2 से 6वें खंड में अंडाशय। तो प्रत्येक में 8 ओवेरियल्स रहते हैं, यानी अंड कवच होते हैं, है ना, प्रत्येक में, और यानी कि एक तरह से अंडे बना रहे हैं। और इसमें स्पर्म थीका रहती है, जिसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं, जो कि 6वें खंड पे होते हैं। और जो होता है इनमें कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, ये कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो ऊथिका बनाती हैं, यानी अंडे की जो कवच होता है वो बनाती हैं, ठीक है ना। अब इनका निषेचन देखेंगे किस तरह होता है, तो ये 3 तो हमारी क्या है इनमें मादाओं में, वो चीज़ जो मैंने बोला था, एक स्पर्म थीका है, एक कोलेटरल ग्लैंड है, और एक अंडाशय है ना। अब निषेचन परिवर्तन कहाँ होता है, ये ऊथिका जो है ये मादा क्या करती है, ये लगा देती, चिपका देती नम जगहों पर, ठीक है ना, कोनों पर, और ये लाल भूरे रंग के होते हैं और 8 मिलीमीटर तक के होते हैं, और प्रत्येक में जो होते हैं ऊथिका में 14 से 16 अंडे रहते हैं, ठीक है ना। इनका विकास किस तरह का होता है, इनका विकास प्यूरोमेटाबोलिस बोलस होता है, प्यूरोमेटाबोलस, जिसमें क्या होता है कि निम्फ एक अवस्था होती है, फिर वयस्क बनती है, ठीक है ना, डायरेक्ट जो वयस्क नहीं बनती है, तो जिसमें निम्फ और इस तरह जिसे बोलते हैं प्यूरोमेटाबोलस। और इसमें जो निम्फ होते हैं वो 13 बार माउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब ये 13 बार जो है अपने कायांतरित होते हैं, और इनमें जो आखिर की जो निम्फ अवस्था है उसमें विंग्स पैड आते हैं, और जो वयस्क अवस्था हो जाती है उनमें क्या आ जाते हैं, उनकी बाह्यकारिकी का क्या है रूप, कि उनमें पंख आ जाते हैं, है ना। PYQ उसी से रिलेटेड आया था, विंग्स पैड से, पंख के ऊपर से, ठीक है ना। आर्थिक महत्व इनका कोई नहीं है, कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है, ये पीड़क होते हैं, भोजन को नष्ट करते हैं, और वाहक होते हैं, जीवाणु रोग होते हैं, फैलाते हैं, ठीक है ना, पीड़क और उसका काम करते हैं। तो इस तरह हमारा कॉकरोच पूरा हुआ।